Marvel Studios and Ordinary Guy presenting Iron Man। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अरबपति टोनी स्टार्क को, जो कि आर्मी फैसिलिटी के साथ कहीं जा रहा होता है। सफर के दौरान वो लोग काफी हंसी मजाक और काफी अच्छा इंट्रोडक्शन करते हैं। आर्मी के लोग उसके साथ फोटोज क्लिक कराते हैं कि वो एक बड़ा सेलिब्रिटी है। तभी अचानक रॉकेट लॉन्चर से और गन फायरिंग से उन पे अटैक हो जाता है। आर्मी के जवान उनकी सुरक्षा के लिए बाहर निकलते हैं और टोनी स्टार्क को अंदर रहने के लिए बोलते हैं। उसी वक्त सारे जवान मारे जाते हैं और टोनी अपनी जान बचाने के लिए जीप से बाहर निकलता है और एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। वो अपनी इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट को सेफ्टी के लिए कॉल करता है। तभी अचानक एक मिसाइल उसके पास आकर गिरती है जिसपे लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज, जो कि उसी की कंपनी है। अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, तभी मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है और वो पास में ही गिर जाता है। टोनी अपना शर्ट फाड़ के अपने सीने में देखता है तो मिसाइल के कुछ छर्रे उसके बॉडी में चले जाते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन टोनी स्टार्क बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कुछ आतंकवादी उसे उठाकर अपने कब्जे में लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसकी एक वीडियो क्लिप बना रहे होते हैं। इसी के बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है 36 घंटे पहले। यहाँ पे एक अवार्ड फंक्शन हो रहा होता है जिसको होस्ट कर रहा होता है रोडी, जो कि टोनी स्टार्क का एक खास दोस्त होता है और एक कर्नल होता है। उस फंक्शन में टोनी स्टार्क के बारे में बताया जाता है। यहीं से तो टोनी स्टार्क की बायोग्राफी शुरू होती है। बहुत छोटी उम्र में हॉवर्ड स्टार्क के बेटे ने अपने इंटेलिजेंस से दुनिया में नाम बना लिया था। हॉवर्ड स्टार्क टोनी स्टार्क के पिता का नाम होता है। टोनी ने 4 साल की उम्र में एक सर्किट बोर्ड तैयार किया था। टोनी ने 6 साल में अपना पहला इंजन बनाया था और सिर्फ 17 साल में ही उसने MIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। लेकिन हॉवर्ड स्टार्क के मरने के बाद उनके बेस्ट दोस्त ओबाडिया स्टेन कंपनी को काफी ज्यादा संभाला था और स्टार्क इंडस्ट्रीज की सारी संपत्ति को गिरने नहीं दिया था। लेकिन 21 साल की उम्र में टोनी स्टार्क वापस आया और अपने पिता के सीट को अपना लिया और स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ साथ उसने गवर्नमेंट को कई हाईटेक और बेहतरीन वेपन्स तैयार करके दिए ताकि पूरे अमेरिका में शांति कायम रहे। और रोडी उसी वक्त बोलता है कि ये अवार्ड जीता है मेरे दोस्त टोनी स्टार्क ने। इन टोनी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। टोनी एक लापरवाह इंसान बन जाता है। उसके बदले में ओबाडिया स्टेन आता है अवार्ड लेने के लिए और ओबाडिया स्टेन बोलता है कि टोनी बहुत काम करता है, वो इतना बिजी है कि वो यहाँ नहीं आ सकता। अगले सीन में टोनी एक कैसीनो में खेल रहा होता है। रोडी उसके पास जाता है उसका अवार्ड देने के लिए, पर टोनी उसे सीरियसली नहीं लेता। उसे उस अवार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद टोनी वहां से निकल जाता है। उसे एक रिपोर्टर रोकती है और उससे कुछ सवाल करती है। टोनी उसका आसानी से जवाब देता है बिना किसी घमंड के। वो रिपोर्टर उसको पूछती है कि आपकी कंपनी ने कितने गलत काम करे हैं, लेकिन टोनी बिना परेशान हुए जवाब देता है कि मेरी हथियार से जितना भी मुनाफा हुआ उससे हमने गरीबों को काफी कुछ दिया है और कई लोगों को नौकरियां दी है। पर दूसरे ही पल टोनी स्टार्क अपनी प्ले बॉय वाली हरकतें शुरू कर देता है और रिपोर्टर को बहला फुसला के अपने घर ले जाता है एंजॉयमेंट के लिए। अगली सुबह जो रिपोर्टर होती है वो जार्विस की आवाज से उठती है। जार्विस एक हाईटेक AI कंप्यूटर है जिसको टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया था अपने सबसे बेस्ट असिस्टेंट के तौर पे। जार्विस वो सब कर सकता है जो टोनी उसको ऑर्डर देता है। जार्विस एक सिक्योर्ड कंप्यूटर है जिसे कोई हैक नहीं कर सकता। इस सीन में जार्विस एक वेदर रिपोर्ट दे रहा होता है और उस लड़की को गुड मॉर्निंग विश कर रहा होता है। रिपोर्टर पूरे घर में यहाँ वहाँ घूमती है। इसी दौरान पेपर पॉट से उसकी मुलाकात होती है, जो कि टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी है। पेपर उस रिपोर्टर को गाड़ी से सही सलामत उसको उसका घर पहुंचवा देती है। अगले सीन टोनी अपने लैब में काम कर रहा होता है। वहाँ पेपर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें एक जगह जाना है जो तुम भूल रहे हो। लेकिन टोनी उस जगह जाने को भी इतना सीरियस नहीं होता, वो अपने काम में ही रहता है। लेकिन पेपर के 1-2 बार बोलने से वो चला जाता है। टोनी अपने घर से एयरपोर्ट चला जाता है तो वहाँ पे हैप्पी बोगन दिखता है जो उसका बॉडीगार्ड होता है। टोनी रोडी के साथ प्लेन में जाता है पर रोडी टोनी से काफी नाराज होता है क्योंकि टोनी 3 घंटे लेट होता है और टोनी को इस बात का भी कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन रोडी बहुत नाराज है, इसीलिए टोनी उसको शराब पिलाकर सब मामला कंट्रोल में करता है और प्लेन के अंदर भी मस्ती शुरू कर देता है। इसके बाद प्लेन अफगानिस्तान में लैंड करता है। वो जनरल से बात करता है और जनरल उनको मिसाइल दिखाने को कहता है। जब अफगानिस्तान के आर्मी फैसिलिटी ने जेरिको मिसाइल का नमूना देखा तो उस मिसाइल ने कुछ ही सेकंड में पूरे एक पहाड़ को धूल बना दिया था। और टोनी बोलता है कि अगर वार करना हो तो बार बार हथियार से नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ही बार और किस्सा खत्म। मिसाइल के एग्जाम्पल के बाद टोनी को ओबाडिया का कॉल आता है और टोनी उसको यह अंदाजा देता है कि हमारी मिसाइल लगभग बिक गई है। टोनी वहां से अफगानिस्तान के आर्मी बेस की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रोडी वहां पे आता है और टोनी उसका मजाक बना के उसको आने नहीं देता। उसके बाद टोनी आर्मी वालों के साथ जा रहा होता है
और यहीं से कहानी आगे कंटिन्यू होती है। बीच में हमें ऐसा सीन दिखाते हैं कि टोनी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसके सीने में एक मैग्नेटिक चीज कुछ लगा दी थी जो कार के बैटरी के साथ जोड़ दिया था। और ये क्या चीज है, ये चीज हमें आगे बताएंगे। यहाँ पर टोनी गहरी नींद में होता है। जब टोनी की आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम येंसेन होता है। कुछ सेकंड के बाद टोनी को यह अंदाजा लगता है कि उसके शरीर से कुछ चीज बंधी हुई है। वो देखता है कि उसके सीने से एक तार जा रही है जो एक कार के बैटरी से लगी हुई है। वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और अपने सीने के कपड़े को फाड़ के देखता है। उसके सीने के अंदर एक लोहे की मशीन घुसा के रखी है और वो इस चीज से काफी डर जाता है और काफी पैनिक हो जाता है। कुछ देर बाद वो उठ के बैठता है और येंसेन से बात करता है कि ये चीज क्या है और तुमने मेरे अंदर क्या डाल दिया। येंसेन बोलता है उस ब्लास्ट के बाद तुम्हारे सीने के अंदर उस मिसाइल के कुछ छर्रे तुम्हारे सीने में घुस गए थे और जो तुम अपने सीने में लगी हुई मशीन से परेशान हो रहे हो वो तुम्हारी भलाई के लिए है। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो उन छर्रों को तुम्हारे दिल तक पहुंचने से तुम्हें बचाएगा और तुम्हें मरने से बचा लेगा। येंसेन बोलता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। टोनी बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। येंसेन बोलता है कि हाँ ये बात तो आम बात, तुमसे तो कई लोग मिलते रहते हैं, तुम कहाँ मेरी इस बात को याद रखोगे। कुछ देर में वहाँ पे आतंकवादी की फौज आ जाती है। उनको कहते हैं 10 रिंग्स, जिन्होंने टोनी स्टार्क को वहाँ से किडनैप किया था। येंसेन बोलता है कि इनसे तमीज से बात करना क्योंकि ये तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। 10 रिंग्स टोनी से एक मांग करती है लेकिन वो कोई दूसरी भाषा में होती है, इसलिए येंसेन उसे ट्रांसलेट करके टोनी को समझाता है। असल में 10 रिंग्स जो है उसी जेरिको मिसाइल की मांग करता है जो कि टोनी स्टार्क देने से मना कर देता है। और 10 रिंग्स को उस बात का बहुत गुस्सा आता है। वो टोनी को काफी टॉर्चर करता है और उसे बाहर ले आता है ताकि वो देख सके कि वो ऐसी जगह में कि कोई उसको बचा नहीं सकता। उसके बाद दो रास्ते, या तो वो हमें मिसाइल बना के दे या तो अपनी जान दे दे। बाहर वो देखता है कि इनके पास स्टार्क इंडस्ट्रीज की वो सारी हथियार है जो उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को बेचा था उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन ये सारे हथियार इन आतंकवादियों के पास कहां से आ गया, इस बात का टोनी को कोई खबर नहीं होता। 10 रिंग्स बोलते हैं कि हमारे पास ये सारे हथियार है जिसकी मदद से तुम जेरिको मिसाइल बना सकते हो। इसके बाद टोनी उसको दिखावा के लिए हाँ बोल देता है कि मैं मिसाइल तैयार कर दूंगा, लेकिन वो अंदर से कुछ और सोच रहा होता है। इसके बाद टोनी अपने सारे सामान की लिस्ट तैयार करता है और उन 10 रिंग्स को देता है और एक एक करके सारे सामान मंगवाता है ताकि वो काम पे लग सके और जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। यही वादा हुआ था और यही डील हुई थी 10 रिंग्स के साथ। इन 10 रिंग्स उसे बख्शेगा नहीं, उसे बाद में मार देगा, जिसका टोनी को अंदाजा है। ये बात वो येंसेन से करता है और येंसेन बोलता है कि जो करना है समझदारी से करना। इसके बाद टोनी एक डिवाइस बना रहा होता है जिसका अंदाजा येंसेन को भी नहीं होता। जिस गुफा में टोनी काम कर रहा होता है वहाँ पे एक कैमरा लगा होता है और वहाँ के लोगों को ये लगता है कि टोनी अपना काम ही कर रहा है, लेकिन असल में वो जेरिको मिसाइल की जगह कुछ और बना रहा होता है। मूवी के कुछ सीन देखने के बाद ये अंदाजा लग जाता है कि वो अपने सीने के लिए एक बेहतरीन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस बना रहा होता है जिसका नाम कहते हैं आर्क रिएक्टर, और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो भी जाता है। आर्क रिएक्टर एक पावर बैंक की तरह भी काम करता है जिसके अंदर इतनी पावर होती है कि उससे पूरा घर चल सकता है। टोनी येंसेन को बोलता है कि मेरे घर में और मेरे फैक्ट्री में एक बड़ा आर्क रिएक्टर उसके पापा की दी हुई होती है। अगले सीन में टोनी येंसेन को एक सूट का डिजाइन दिखाता है जिसकी मदद से वो इस गुफा से बाहर निकलेगा और अपने घर जाएगा। लेकिन एक ऐसा सीन भी आता है कि टोनी अपने पैरों में एक रोबोटिक जैसा एक डिवाइस बना रहा होता है। 10 रिंग्स के लीडर को एक शक हो जाता है वो आखिर ये बना क्या रहा है, तो वो वहाँ पे एक राउंड मारने जाता है। वहीं पे 10 रिंग्स के लीडर ने उसके सीने में एक नीली रोशनी देखी। उसको शक हो जाता है तो वो टोनी से काफी सवाल जवाब करता है, पूछताछ करता है, लेकिन टोनी उसका सीधा मुंह कुछ जवाब नहीं देता। वो बोलता है कि हम अपना काम ही कर रहे हैं, आपको एक गलतफहमी हो रही है। तो उस लीडर ने येंसेन को पकड़ लेता है और उसको नीचे झुका के उसके मुंह के अंदर जलता कोयला डालने की कोशिश करता है। येंसेन बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। तभी बीच में टोनी आता है और बोलता है कि ऐसा मत करो, मेरे को इसकी जरूरत है, ये काम जानता है। बस इसी बात से 10 रिंग्स उसको छोड़ देता है और बोलता है कि सिर्फ एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास। बस इसी के बाद टोनी पूरी शिद्दत से उस सूट को तैयार करने में लग जाता है। वो अपनी पूरी मेहनत लगा देता है और काफी जल्दी वो एक सूट तैयार कर देता है वहां से निकलने के लिए। सूट का स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो जाता है। टोनी उस सूट को पहन लेता है, उसके अंदर चला जाता है और येंसेन को इंस्ट्रक्शन देता है ताकि उस सूट में पावर आ सके। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को सूट में इंस्टॉल करने को बोलता है, लेकिन जितना टाइम सूट को इंस्टॉलेशन में लगेगा इतना टाइम उनके पास होता नहीं है, इसलिए वो गन लेकर टाइम बचाने के लिए बाहर निकल जाता है। और टोनी उसको काफी आवाज देता है कि ऐसा मत करो, प्लान पे डटे रहो, लेकिन येंसेन उसकी बात नहीं मानता। जब सूट के सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो वहाँ पे 2 या 3 आतंकवादी आते हैं। उस गुफा में धीरे धीरे आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक बड़ा सा रोबोट होता है। उस रोबोट पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और वो तीनों आतंकवादी मारे जाते हैं। अभी जो हम सूट देख रहे हैं उसका नाम मार्क 1 होता है।
टोनी पे एक एक करके कई आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता। टोनी पे एक एक करके कई आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो हर चीज तोड़ता फोड़ता आगे निकल जाता है। बाहर निकलते निकलते वो येनसिन तक पहुंच जाता है। येनसिन काफी घायल होता है। वो येनसिन को बोलता है, उठो, हमें घर जाना है, तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलना है। येनसिन बोलते है कि मेरा परिवार खत्म हो चुका है, अब जाके मैं उनसे मिलूंगा। तुम अपनी जिंदगी बचाओ, यहाँ से निकलो और मेरी चिंता मत करो, मैं यही चाहता था। कुछ ही सेकंड में येनसिन की जान निकल जाती है। इसी के बाद टोनी बाहर निकल जाता है और कई सारे लोग उस पे अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, जिसका उसको थोड़ा बहुत ही असर पड़ता है। लेकिन जब सारे लोगों की गोलियां खत्म हो जाती है तो टोनी बोलता है, अब मेरी बारी। वो अपने हाथों से एक फायर शावर चालू कर देता है, जिससे उसके चारों तरफ आग लग जाती है। सबसे पहले तो वो अपने आसपास जितने भी स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार है उन पे आग लगा देता है। इसके बीच में जो आता है वो लोग मारे जाते हैं। जब और आतंकवादी वहाँ पे आ जाते हैं, टोनी पे बुरी तरह से गोलियों का बरसात हो जाती है। टोनी वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है और अपने सूट का फ्लाइट मोड चालू कर देता है, लेकिन टोनी के सूट में इतना पावर नहीं होता। वो वहाँ से उड़ तो जाता है, लेकिन एक दूर रेगिस्तान में जाकर गिरता है और उसके पूरे सूट के पुर्जे अलग हो जाते हैं। इस हादसे में टोनी को थोड़ी चोटें आ जाती हैं। उसके बाद टोनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलता है। उसके बाद वो एक अमेरिकन चॉपर देखता है जो उसी के तलाश के लिए होता है। टोनी अपनी पूरी जान से उसे आवाज देता है, उससे मदद मांगता है, उससे हेल्प का सिग्नल देता है और चॉपर के लोग उसे देख लेते हैं। टोनी काफी खुश होता है और काफी रिलैक्स हो जाता है कि अब उसकी जान बच जाएगी। चॉपर के अंदर से रोडी निकलता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कैसा रहा सुहाना सफर। टोनी ये बात समझ जाता है। इसके बाद टोनी अमेरिका आ जाता है रोडी के साथ। उसके बाद टोनी जब एयरपोर्ट में उतर रहा होता है तो वहाँ पे हैप्पी बोगन और पेपर पॉट्स होती है। पर टोनी को जिंदा देख के बहुत खुश होती है और बहुत इमोशनल होती है। पेपर टोनी को बोलते हैं कि हम यहाँ से हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन टोनी कहता है कि नहीं, मुझे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठानी है, मुझे स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरफ से एक अनाउंसमेंट करनी है। इसके बाद टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लोकेशन पे आ जाता है। वहाँ पे ओबाडाया स्टेन भी आ जाता है। उसके बाद टोनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है, जहाँ पे ओबाडाया स्टेन उसके साथ में खड़ा होता है। पेपर पॉट्स जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ पे फिल कोल्सन आता है, जो कि शील्ड का एक मेंबर होता है। फिल कोल्सन पेपर से एक मीटिंग अपॉइंट करने को बोलती है और फिल कोल्सन टोनी से ये सवाल कर सके कि उस अफगानिस्तान टेरर बेस में क्या हुआ था और टोनी वहां से कैसे निकला। पेपर फिल कोल्सन को इतना सीरियसली नहीं लेती, इसलिए इस बात को अवॉइड कर देती है। टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलता है कि मैं अमेरिकन गवर्नमेंट को यह हथियार बना के देता हूँ ताकि हमारी आर्मी और हमारे लोग सुरक्षित रहे, लेकिन उस दिन मैंने अपने ही देश के जवानों को मरते हुए देखा और मैं ये चीज समझ गया कि मेरे ही आधुनिक हथियार गलत इस्तेमाल से मेरे ही लोगों को मारा जा रहा है। इसीलिए स्टार्क इंडस्ट्रीज अब से हथियार सप्लाई करना बंद कर रही है। जिस बात का पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़कंप मच जाता है, वो एक आग की तरह फैल जाती है और ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। रोडी, पेपर और ओबाडाया स्टेन इस बात से बौखला जाते हैं। वो सोचते कि ये टोनी ने क्या बोल दिया है। उसके बाद टोनी अपने फैक्ट्री में जाता है। वहाँ पे ओबाडाया स्टेन भी आ जाता है और ओबाडाया स्टेन बोलता है कि ये क्या पागलपन था मीटिंग में। टोनी ने उसकी बात काटते हुए एक टॉपिक शुरू करा कि हमने एक छोटा आर्क रिएक्टर की प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसका क्या हुआ। तो ओबाडाया स्टेन ने कहा था कि वो एक छोटा आर्क रिएक्टर एक पब्लिसिटी स्टंट था, ऐसी कोई चीज तैयार हो ही नहीं सकती। तो टोनी अपने सीने का आर्क रिएक्टर दिखाता है उसे और ये बोलता है कि ये चलता है। ओबाडाया स्टेन उस चीज से काफी हैरान हो जाता है और टोनी को मस्का लगाना शुरू कर देते हैं कि हम लोग साथ मिलके काम करते हैं। और ओबाडाया स्टेन टोनी को कहते हैं कि अब से तुम मेरे को हैंडल करने, तुमने जो चीज बोली है वो कंपनी को काफी लॉस में डालेगा और तुम आगे से कुछ नहीं बोलोगे, आगे का जो भी काम होगा वो मैं खुद करूंगा। इसके बाद पेपर एक न्यूज देख रही होती है जो स्टार्क इंडस्ट्रीज को रोस्ट कर रहा होता है। कुछ देर में टोनी का कॉल पेपर के पास आता है और टोनी पेपर को नीचे लैब में बुलाता है। जब पेपर टोनी के लैब में जाती है तो टोनी उसको एक काम देता है कि उसका एक जो पुराना आर्क रिएक्टर है उसको चेंज करे, क्योंकि उसका पुराना आर्क रिएक्टर इतना एडवांस नहीं है जितना नया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस पुराने आर्क रिएक्टर में एक गड़बड़ी आ गई थी जब टोनी स्टार्क इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा था। पेपर को आर्क रिएक्टर बदलने में काफी दिक्कत आई थी, लेकिन आर्क रिएक्टर का छोटा सा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। टोनी पेपर को पुराने आर्क रिएक्टर को फेंक देने के लिए कहता है, लेकिन पेपर उसको संभाल के रख लेती है। इसके बाद टोनी अपने दोस्त जेम्स रोड्स के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैं एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका हिस्सा बनो। ये भी बोलता है कि ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये कुछ अलग है, कुछ नया है। रोडी बोलता है कि तुम अभी अभी ठीक हो रहे हो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम आराम करो और कोई बड़ी गड़बड़ी ना करो। उसके बाद टोनी अपने लैब में जाता है और जार्विस को कमांड देता है कि मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ, उसका नाम मार्क 2 रखो और एक नया फाइल बनाओ जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का प्राइवेट में होगा, सिर्फ मैं उसको ऑपरेट कर सकता हूँ। तो जार्विस बोलता है हम एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। टोनी बोलता है मैं नहीं चाहता कि ये चीज गलत हाथों में चले जाए।
टोनी मार्क 1 सूट के आइडिया से एक न्यू और एक एडवांस सूट का डिजाइन बनाता है। वहीं दूसरी तरफ 10 रिंग्स की पूरी फौज टोनी स्टार्क जहाँ पे गिरा था मार्क 1 के जहाँ जहाँ टुकड़े हैं उन सबको बटोरना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोनी मार्क 2 के डिजाइन को पूरी तरीके से खुद से बनाता है। शुरुआत वो अपने जूतों से करता है जिसकी मदद जार्विस भी करता है, और फिर वो अपने फ्लाइंग टेस्टिंग पे ध्यान देता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने फ्लाइंग प्रोसेस को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि उसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए अपने हाथों से भी रिपल्सर जेट देना पड़ेगा। उसके बाद जब टोनी हाथों से रिपल्सर जेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, वहाँ पे पेपर आ जाती है और पूछती है कि तुमने तो कहा था हथियार बनाना बंद कर दोगे। फिर टोनी उसको समझाता है कि हाँ, बस ये हवा का दबाव बनाने के लिए, लेकिन वो जेट एक रिपल्सर गन की तरह काम करता है। पेपर बोलते हैं कि ओबडाया ऊपर है, वो तुम्हें एक जरूरी बात बोलना चाहता है। ओबडाया टोनी को बोलते हैं कि बोर्ड तुम पे केस करना चाहते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो तुम्हें निकालना चाहते हैं। उसके बाद मौका देखते ही ओबडाया टोनी को बोलता है कि हम इंजीनियर से तुम्हारे रिएक्टर की जांच करवाएंगे, मुझे इसका नमूना चाहिए। लेकिन टोनी समझ जाता है और वो उसको नमूना नहीं देता, वो बात को घुमा देता है। उसके बाद टोनी अपने उड़ने के फाइनल टेस्ट पे आता है और वो ये देखता है कि उसके उड़ने के सारे प्रोसेस सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। उसके बाद टोनी जार्विस को कमांड देता है कि हाँ, मैं उड़ सकता हूँ, मार्क 2 को अप्लाई करो अभी। और मार्क 2 को इतनी एडवांस तरीके से डिजाइन किया होता है एज कम्पेयर टू मार्क 1। लेकिन मार्क 2 को अप्लाई करने के लिए रोबोट्स की जरूरत पड़ती है, और ये भी देखा जाता है कि मार्क 2 में कोई भी वेपन फैसिलिटी नहीं है, वो बस हाथों से रिपल्सर गन छोड़ता है। इसके बाद टोनी जार्विस को बोलता है कि चलो हम फ्लाइंग टेस्ट अभी अपनाएंगे बाहर की दुनिया में। जार्विस टोनी को सलाह देता है कि हम अभी बाहर की दुनिया में उड़ने के लायक है नहीं, लेकिन टोनी अपनी मर्जी चलाता है और बाहर की दुनिया में फ्लाइंग टेस्ट करता है, क्योंकि पूरी तरह सक्सेसफुल होता है। उसके बाद टोनी पूछता है कि आसमान में जाने का मैक्सिमम स्फीयर कितना है। जार्विस बोलता है कि अगर हमें आसमान में जाना है तो हमें 85,000 फीट तक जा सकते हैं। तो टोनी बोलता है कि चलो इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। उसके बाद टोनी इतनी ऊंचाई में चला जाता है कि सूट में बर्फ जम जाती है और टोनी का सूट पूरी तरीके से ऑफलाइन हो जाता है और उसका सूट नीचे गिरने लगता है। लेकिन 700 फीट की ऊंचाई में वो अपने सूट से बर्फ निकालने में सफल हो जाता है और सिस्टम फिर से ऑनलाइन आ जाता है और वो फिर से हवा में उड़ जाता है। इसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट करे अपने घर के छत के ऊपर लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं होती और वो अपने छत को तोड़ता हुआ नीचे लैब में गिर जाता है। उसके बाद टोनी को कुछ हल्की फुल्की चोटें लगती है और वो अपने टेबल में देखता है कि उसके पास एक गिफ्ट रखा हुआ है, पेपर की तरफ से दिया हुआ। वो गिफ्ट के अंदर देखता है कि उसमें उसका पुराना आर्क रिएक्टर होता है, तो टोनी उसको संभाल के रख लेता है। उसके बाद दिखाते हैं कि 10 रिंग्स मार्क 1 के सूट को असेंबल करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोनी मार्क 3 के प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहा होता है जार्विस के साथ मिलकर, और उसमें पहले से और बेहतर वेपन्स को इंस्टॉल करवाता है। टोनी सूट में और बेहतर चेंजेस करता है ताकि वो दूसरे टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में सूट को कोई दिक्कत ना करे। उसके बाद टोनी एक न्यूज़ देख रहा होता है जहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर उसको ये बोलते हैं कि हम आए टोनी स्टार्क की पार्टी में, लेकिन उम्मीद है कि टोनी स्टार्क आएंगे, पर वो अब तक आए नहीं और टोनी को इस पार्टी का कोई इनविटेशन नहीं मिलता, तो टोनी खुद चला जाता है उस पार्टी में। उसके बाद टोनी एजेंट फिल कोल्सन से पहली बार मिलता है और कोल्सन उसे शील्ड के बारे में बता रहा होता है, पर टोनी उसकी बातों में इतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो पेपर को देखता है। उसके बाद वो पेपर के पास जाता है और उसके साथ डांस करता है, पर पेपर के लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है और वो काफी ऑकवर्ड फील करती है, इसीलिए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। उसके बाद पेपर टोनी को एक ड्रिंक लाने को बोलती है। जब टोनी ड्रिंक ले रहा होता है तो वहाँ पे वही रिपोर्टर दोबारा मिलती है और उसको बोलती है कि तुम्हें पता है गुलमीरा में तुम्हारे हथियार के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे कई मासूम लोगों की जाने जा रही है और वहाँ के आतंकवादी तुम्हारे हथियार से वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, इस हथियार को तुमने वहाँ भेजा। टोनी बोलते कि मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कोई हथियार नहीं भेजे। रिपोर्टर कहते कि तुम्हारे कंपनी ने भेजे हैं। उसके बाद टोनी ओबडाया से मिलता है और पूछता है कि गुलमीरा में क्या हो रहा है। ओबडाया टोनी की बात को इग्नोर करता है और बहला फुसला के वहां से निकल जाता है। टोनी को उस पर अंदाजा हो जाता है कि वो पीछे से आतंकवादियों को उसका हथियार तो नहीं भेजता। उसके बाद वो मार्क 3 का सूट अप करता है और सीधा गुलमीरा की तरफ निकल जाता है। उसके जाने से पहले जितने भी आतंकवादी थे वो महिला और बच्चों को एक कंटेनर में डालता है और आदमी लोगों को मारने के लिए अलग कर देता है। जैसे ही वो एक आदमी को मारने वाला होता है, टोनी वहाँ पे आ जाता है और जितने भी हॉस्टेजेस है उनको बचाना शुरू कर देता है। जो उन टेररिस्ट का वाइस लीडर था जो उनको मरवाने के लिए काम करता था, टोनी उसको हॉस्टेजेस के हवाले कर देता है और बोलता है लो जो करना है कर लो। उसके बाद टोनी सीधे अपने जेरिको मिसाइल के गोदाम की तरफ जाता है, लेकिन बीच में एक टैंक उस पर मिसाइल फायर करता है। टोनी सीधा नीचे गिरता है, लेकिन उसको इतनी चोटें नहीं आती क्योंकि उसका सूट अब काफी एडवांस होता है। वो अपने एक ही मिसाइल से पूरे टैंक को उड़ा देता है। उसके बाद वो अपने जेरिको मिसाइल्स को तबाह करके पूरे गोदाम का सफाया कर देता है। वहाँ पे एडवर्ड एयरफोर्स बेस को ये सिग्नल आता है कि हमारे एरिया के आसपास एक अनजान जहाज आ रहा है। वो अपने फाइटर जेट्स को भेजते हैं। वो लोग कहते हैं कि एक मानव रहित यान है। उनको भी ठीक से नहीं पता कि आखिर ये क्या चीज है। एयरफोर्स के लोग उस पर हमला करने को कहते हैं। टोनी जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है और सबको ऐसा लगता है कि वो अनजाना जहाज खत्म हो गया। अचानक से एक पायलट की नजर पड़ती है उस पे और जहाज अपना डिफेंस करने लगता है। गलती से प्लेन का एक विंग टूट जाता है और प्लेन क्रैश होने वाला होता है। पायलट प्लेन से कूद जाता है, लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुलता। वही टोनी उसकी मदद करने आता है और उसका पैराशूट खोल के सक्सेसफुली भाग जाता है। इस बीच रोडी टोनी को कॉल करता है कि तुम कहाँ पे हो, तो टोनी उसको कुछ और जवाब देता है, लेकिन रोडी उसको बात समझाता है।
तो टोनी कहता है कि जिस पर तुम हमला कर रहे थे वो मैं ही था। टोनी रूडी को ये कहने को बोलता है कि मीडिया में ऐसा बोलना कि ये बस एक हादसा था। उसके बाद टोनी जब अपना सूट उतार रहा होता है तो पेपर वहाँ पे आ जाती है, उसको पकड़ लेती है और यहाँ से पेपर को पता चल जाता है कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। इसके बाद हमें 10 रिंग्स की फौज दिखाते हैं, वो लोग किसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पे ओबडाया स्टेन आ जाता है। 10 रिंग्स का लीडर उसे मार्क 1 की तरफ लेके जाता है। वो उसके साथ एक सौदा करता है, लेकिन ओबडाया को ये पसंद नहीं आता। वो चालाकी से उसे पैरालाइज कर लेता है स्टार्क टेक्नोलॉजी की मदद से और 10 रिंग्स की पूरी आर्मी को ढेर करवा देता है और ये ऑर्डर देता है कि मार्क 1 के सूट को उठाओ वहाँ से। उसके बाद ओबडाया अपने प्राइवेट असिस्टेंट को कॉल करके बोलता कि बड़े आर्क रिएक्टर के नीचे सेक्टर 16 को ओपन करो और सारा डेटा मेरे प्राइवेट कंप्यूटर में डालो। वही दूसरी तरफ टोनी पेपर को बुलाता है। पेपर उससे मिलने जाती है तो टोनी ये बोलता है कि मेरे को ओबडाया पर शक है, तुम एक काम करो, ये पेन ड्राइव लो और ओबडाया के कंप्यूटर में डाल दो और उसके पर्सनल डेटा में जाकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको तुम देखो, तुम खुद समझ जाओगी, उसको कॉपी करके मेरे पास लेके आओ। ओबडाया के प्राइवेट कैबिन में चली जाती है। पेपर ओबडाया के कंप्यूटर को खोल के कुछ देर देखती है तो वहाँ पे उसे सेक्टर 16 की फाइल दिखती है जिसके अंदर मार्क 1 के सूट का सारा डिजाइन है और वो उसी से एक अपग्रेडेड सूट बना रहा है। पेपर उस चीज से काफी डर जाती है तो उसी डेटा में वो फाइल दिखती है जहाँ पे टोनी स्टार्क को किडनैप किया था। जिन आतंकवादियों ने उसे एक वीडियो क्लिप भेजा है वो ओबडाया स्टेन था। इस सब के पीछे मास्टरमाइंड ओबडाया स्टेन था। बस सारा डॉक्यूमेंट कॉपी करके टोनी स्टार्क के पेन ड्राइव में डाल देती है, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। उसी बीच ओबडाया आ जाता है। पेपर काफी डर जाती है। ओबडाया को इतना तो शक हो जाता है कि पेपर को कुछ पता चला है, लेकिन वो बातें घुमा घुमा के टाइम वेस्ट करता है। जैसे पेपर को ये लग जाता है कि डेटा कंप्लीट हो गया है तो वो न्यूज़पेपर के नीचे पेन ड्राइव को निकाल लेती है और वहां से धीरे धीरे निकल जाती है। जैसे पेपर निकलती है ओबडाया भाग के अपने कंप्यूटर की तरफ जाता है और वो ये देखता है कि कुछ डेटा कॉपी हुआ है और वो सेक्टर 16 की फाइल होती है। ओबडाया इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो पेपर को रोकने के लिए जाता है। तब तक पेपर काफी दूर निकल जाती है और वहीं पे एजेंट कोल्सन भी होता है और पेपर कोल्सन को बोलते कि हम अभी मीटिंग करेंगे, मेरे को तुम्हारे साथ लेकर चलो। इसके बाद ओबडाया तुरंत अपने प्रोजेक्ट के इंजीनियर की तरफ आता है और उससे पूछता है कि प्रोजेक्ट का क्या हुआ। उस इंजीनियर का नाम विलियम होता है। वो उसको ये बताते कि हम आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर सकते, ये तकनीक हमारे पास है ही नहीं, ये सिर्फ टोनी स्टार्क ही बना सकते हैं। इसके बाद पेपर टोनी को कॉल कर रही होती है। अचानक से ओबडाया पीछे से आकर टोनी को पैरालाइज कर देता है उसी मशीन से और टोनी को शांति से बिठा के उसके सीने का आर्क रिएक्टर छीन लेता है और वहां से निकल जाता है और टोनी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका बॉडी कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। पेपर रोडी को कॉल करती है और बोलते कि मैंने टोनी को कॉल किया था, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे, तुम जाके चेक करो वहाँ पे हो क्या रहा है। टोनी वहीं पे मर रहा होता है क्योंकि उसके पास आर्क रिएक्टर नहीं है और उसका दिल कमजोर हो रहा है। उसके बाद वो सीधे लैब की तरफ जाता है, वहाँ पे जहाँ पे पेपर का दिया हुआ वो पुराना आर्क रिएक्टर होता है। तो पेपर ने फेंका नहीं होता, उसे बचा के रखती है, टोनी को गिफ्ट कर देती है। टोनी जैसे तैसे करके अपने रोबोट की मदद से उस आर्क रिएक्टर को लेके अपने सीने में लगा ही लेता है। अगले सीन में ओबडाया मार्क 1 के कॉपी सूट में आर्क रिएक्टर लगा रहा होता है और सूट का पावर अप करता है। वहीं दूसरी तरफ रोडी टोनी के घर आ जाता है और टोनी को ढूंढ रहा होता है। फिर वो उसके लैब जाता है जो कि टूट चुका होता है। वहाँ पे वो देखता है कि टोनी लेटा हुआ है। रोडी टोनी को उठाता है और टोनी उससे पूछता है कि पेपर कहाँ पे है। रोडी उसको जवाब देता है कि पेपर ठीक है, वो कोल्सन के आदमियों के साथ है। टोनी उसको बोलता है कि इतना काफी नहीं है। वही दूसरी तरफ पेपर को दिखाते हैं तो फिल कोल्सन के साथ ओबडाया को अरेस्ट करने जाते हैं विद प्रूफ, पर वहाँ पे ओबडाया नहीं होता। वो उसे ढूंढते हैं तो वहाँ पे मार्क 1 का सूट असेंबल्ड किया हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद मार्क 1 के कॉपी सूट उनके सामने आता है और हमला शुरू कर देते हैं। वहाँ से पेपर भाग जाती है। वही दूसरी तरफ टोनी रोडी की मदद से सूट अप करता है और सीधा पेपर की मदद के लिए निकल जाता है। टोनी जार्विस से बात करता है कि इस सूट में कितने पावर है। जार्विस बोलता है कि ये पुराना आर्क रिएक्टर बहुत कम पावर सोर्स देता है, जिससे कि हमारी बैटरी परसेंटेज बहुत कम है। उसके बाद पेपर फैक्ट्री से बाहर जाती है और वो टोनी को कॉल कर रही होती है। टोनी जैसे कॉल पिक करता है उसे बोलता है कि तुम वहां से बाहर निकलो, जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलो। तभी अचानक ओबडाया स्टेन जमीन तोड़ता हुआ ऊपर आता है और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे टोनी वहां पहुंच जाता है। वो ओबडाया को पेपर से दूर सीधा मेन रोड पे ले जाता है जहाँ पे उनकी जोरदार फाइट हो रही होती है। टोनी के सूट के मुकाबले ओबडाया का सूट काफी ताकतवर होता है, इसलिए टोनी उससे थोड़ी दूरी बनाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टोनी वहाँ पे मार ही खा रहा होता है और उसके आर्क रिएक्टर में इतनी पावर भी नहीं होती। इसी बीच टोनी ये देखता है कि उसका सूट उड़ सकता है तो वो उसे सीधा आसमान की तरफ ले जाता है, जो कि टोनी अपने मार्क 1 सूट से सीखता है कि 85,000 फीट के ऊपर सूट में बर्फ जम जाती है। तो वो अपने मार्क 3 में इस चीज को सुधार लेता है। ओबडाया का सीधा आसमान की तरफ ले जाता है और 25,000 फीट तक पहुंचते हुए ओबडाया का सूट जम जाता है और पावर ऑफ हो जाता है। वो सीधे नीचे गिर जाता है। तब तक टोनी का बैटरी परसेंटेज 2% होता है। टोनी का सूट बैटरी सेविंग मोड पर चला जाता है और वो भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। जैसे टोनी एक बिल्डिंग के छत पे पहुंचता है वहीं पे ओबडाया स्टेन आ जाता है। वो टोनी को जैसे तैसे पकड़ लेता है और टोनी काफी डिफेंस करने की कोशिश करता है। वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि टोनी का सूट काफी टूट चुका होता है। उसके बाद टोनी को एक आइडिया आता है। वो पेपर को कॉल करके बोलता है कि
मेरे पास एक आइडिया है, तुम फैक्ट्री का आर्क रिएक्टर का प्रेशर को बढ़ा दो और छत को उड़ा दो। पर बोलते कि इससे तुम्हारी भी जान जा सकती है। टोनी यकीन दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। इसके बाद टोनी जैसे तैसे करके लड़ाई के बीच में आ जाता है और ओबेडाया को फैक्ट्री के छत के बीचों बीच ले आता है। लेकिन इस बीच टोनी का सूट काफी टूट चुका होता है, उसका हेलमेट भी चकनाचूर हो जाता है। लेकिन टोनी ने ओबेडाया स्टेन के सूट का निशाना लगाने का डिवाइस खराब कर दिया होता है, इसलिए वो उसे इतना आसानी से मार नहीं सकता। पर टोनी छत से गिरने ही वाला होता है। वो पेपर को चिल्ला के बोलता है कि तुम बटन दबा दो और छत को उड़ा दो, मेरी चिंता मत करो। उसके बाद पेपर बटन दबा देती है और रिएक्टर का पावर इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि टोनी सड़क के साइड हो जाता है और ओबेडाया का आर्क रिएक्टर ब्लास्ट कर जाता है और वो उसके सीने में फट जाता है, जिससे ओबेडाया की मौत हो जाती है। वो सीधा नीचे गिरता है आर्क रिएक्टर के कंटेनर के अंदर और पूरे फैक्ट्री में एक बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट होने से पहले पेपर फैक्ट्री से बाहर निकल जाती है, लेकिन टोनी बेहोश हो जाता है। उसका दिल काफी कमजोर हो जाता है क्योंकि उसके आर्क रिएक्टर में इतनी पावर नहीं होती। लेकिन पेपर की आवाज से टोनी के आर्क रिएक्टर में एक हलचल होती है। अगले सीन में टोनी अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि हु इज आयरन मैन। आयरन मैन है कौन? आयरन मैन पूरे मीडिया में छा जाता है। फिल कोल्सन वहाँ पे आता है और टोनी को झूठ कहने को बोलता है कि मेरे फैक्ट्री में एक हादसा हुआ था, आयरन मैन कौन है मैं नहीं जानता। उसके बाद टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है। टोनी पहले तो ये नहीं बोलता कि वो आयरन मैन है। टोनी फिर एक लंबी सांस लेता है और बोलता है मैं ही हूँ आयरन मैन। ये सुनने के बाद पूरे मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं। उसमें ये दिखाते हैं कि निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के घर में आता है। टोनी उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो जवाब देता है कि मैं हूँ निक फ्यूरी, डायरेक्टर ऑफ शील्ड, और मैं तुमसे एवेंजर्स इनिशिएशन के बारे में बात करने आया हूँ। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये मेरी पहली वीडियो है और इस मूवी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो इस चैनल में MCU के हर एक मूवी की एक्सप्लेनेशन होगी, इनफैक्ट वेब सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।